हेलो एंड वेलकम टू सिविल एजुकेशन हब ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी के मॉक टेस्ट सीरीज का सेट 2, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने सेट 1 देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ें थोड़ी सी कम टाइम में कंप्लीट करूं, लेकिन एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी है, चीज़ों का डिटेल एक्सप्लेनेशन। बिकॉज एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा सा चीज़ों के साथ रहेगा वो। और बाकी जिन बच्चों को सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की जरूरत है, मतलब उनको एक्सप्लेनेशन नहीं रिक्वायर्ड है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो वो इस टेलीग्राम चैनल पे जाएं। सिविल एजुकेशन हब का चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया गया है। इस पे आपको इसकी पीडीएफ विद आंसर मिल जाएगी, तो आप वहां से भी ये चीजें देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका लोडिंग के ऊपर। और इनफोर्स कंक्रीट बीम इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग बेंडिंग मूवमेंट्स कह रहा है। मूवमेंट ड्यू टू डेड लोड इतना दे रखा है, मूवमेंट ड्यू टू लाइव लोड हमारा दे रखा है 50 किलो न्यूटन, और सीस्मिक लोडिंग के लिए दे रखा है 20 किलो न्यूटन। इससे पहले कि ये क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको एक छोटी सी बात जानना बहुत जरूरी है कि डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकालना आपको किसके लिए, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए। ठीक है, अब ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, दो तरीके के होते हैं लिमिट स्टेट। एक तो कोलैप्स का होता है, ठीक है, और एक होता है हमारा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। किसका होता है, सर्विस का होता है। ठीक है, अब इसमें तीन प्रकार के आपके लोड्स होते हैं, मतलब फैक्टर्स लगते हैं इसमें। फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगती है। तो अगर हम लोग देखें, अगर आपके पास डेड लोड है और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन है, तो आप डेड लोड के लिए यूज करते हैं 1.5 और लाइव लोड के लिए यूज करते हैं 1.5 कोलैप्स में। वहीं अगर आपके पास डेड लोड है और विंड लोड या अर्थक्वेक लोड में से एक चीज है, आपको पता होगा कि विंड और अर्थक्वेक एक साथ नहीं लिया जा सकता है, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन मतलब होता है कि या तो आप विंड ले ले इसके साथ, डेड के साथ, या आप अर्थक्वेक ले ले। तो डेड लोड के लिए यहाँ भी 1.5 और इसके लिए यहाँ 1.5। और यही सेम चीज अगर आपका डेड लोड भी है, लाइव लोड भी है, और विंड लोड के और अर्थक्वेक लोड में से ऑप्शन है, तो आपकी वैल्यूज हो जाती है यहाँ 1.2, 1.2 और 1.2 तीनों के लिए। ठीक है, वहीं अगर सर्विसिबिलिटी में बात करें तो सेम कॉम्बिनेशन के लिए बात करेंगे तो यहाँ वैल्यू आती है 1, यहाँ भी आती है 1। दूसरे केस में बात करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 1, और तीसरे केस में अगर बात करेंगे तो आएगी 1 और दूसरी वैल्यूज आएंगी 0.8, 0.8। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये जानते हैं, क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। तो हमें डेड लोड दे रखा है कितना, 50, लाइव लोड दे रखा है कितना, 50, और सीस्मिक लोडिंग जिसे हम लोग अर्थक्वेक लोडिंग भी कह सकते हैं वो दिया है 20। तो हमें तीनों प्रकार की लोडिंग दी है, हमें बेंडिंग मोमेंट डिजाइन करना है। तो हम क्या करते हैं इसमें, कि अगर हमें तीनों प्रकार की लोडिंग दी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे सिंपल। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। पहले डेड लोड है तो फैक्टर ऑफ 50 इंटू 1.2 हो जाएगा हमारे पास। दूसरा अगर हमारे पास लाइव लोड है तो वो भी 50 है, 50 इंटू 1.2। और तीसरा हमारे पास है क्या, सिस्मिक लोडिंग, जो कि है 20 इंटू क्या होगा, इसका भी हो जाएगा 1.2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, वो होगा 150 किलो न्यूटन मीटर। ठीक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि कोलैप्स में क्या होता है, सर्विसिबिलिटी में क्या होता है। जनरली वो कोलैप्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, लेकिन सर्विसिबिलिटी भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज पैटर्न चेंज हो रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे दो तीन क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। आपको डेड लोड लाइव लोड पूछ ले, या ये पूछ ले, या सर्विसिबिलिटी का पूछ ले, मान लीजिए सर्विसिबिलिटी से रिलेटेड, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द एनुअल प्रेसिपिटेशन, द एनुअल और द पीरियोडिकल पेमेंट, अच्छा पेमेंट की बात कर रहा है, फॉर द रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन ऑन अ प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी पे कोई अमाउंट इन्वेस्टेड है तो उसका एनुअल रीपेमेंट जो होता है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, उसको क्या कहते हैं, उसका नाम पूछ रहा है क्या होता है। तो जहां तक आपको पता होगा, डेप्रिसिएशन की बात करें अगर, तो डेप्रिसिएशन तो किसी चीज की प्राइस जब घटती है, डिक्रीज होती है, तो उसे कहते हैं हम लोग। तो ये तो एनुअल पेमेंट तो होगी नहीं, ऑब्लिगेशन से आपका कोई रिलेशन नहीं, अमोर्टाइजेशन से भी कोई रिलेशन नहीं। अब बचता है एन्युटी। एन्युटी क्या होती है, एन्युटी वो चीज होती है जो आपको क्या कहते हैं, पे होती है पीरियोडिक में, मतलब पीरियोडिकली, एनुअली मतलब जनरली पे होती है। एन्युटी मतलब एनुअली पे होगी, ठीक है, ये चीज है। तो ये एन्युटी होती है। एन्युटी भी आपकी दो तीन प्रकार की होती है, ठीक है। एक आपकी डेफर्ड एन्युटी होती है, क्या होती है, डेफर्ड होती है, आपने नाम भी सुना होगा। एक परपेचुअल होती है, ठीक है, परसेप्चुअल भी कहते हैं हम लोग, परसेप्चुअल। तो ये दोनों अलग अलग होती हैं। अगर हम मोटी मोटी बात करें तो इसमें जो टाइम इंटरवल वो फिक्स नहीं होता है, इसमें फिक्स नहीं होता है, और इसमें टाइम इंटरवल जो होता है वो फिक्स होता है। सीधी सीधी बात आप ये समझिए
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो द एनुअल पेमेंट और द रीपेमेंट फॉर द कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन अ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड इज नोन एज एन्युटी। तो ये बड़ा इजी हो गया क्योंकि डेप्रिसिएशन डिक्रीज होता है, इन दोनों से कोई संबंध नहीं है पेमेंट का, बचा एन्युटी ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत इजी पड़ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अमंग द फॉलोइंग रिवर ट्रेनिंग वर्क, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स की बात कर रहा है, विच आर अलाइंस इधर पैरेलल और एट एन एंगल एट अ बैंक। मतलब या तो पैरेलल लगे हुए हैं वो ट्रेनिंग वर्क्स, ट्रेनिंग की चीजें, रिवर ट्रेनिंग की वर्क्स, या तो एंगल पे लगे। आइडेंटिफाई द वन हैविंग अ डिफरेंस इन अलाइनमेंट व्हेन कंपेयर टू द अदर्स। डिफरेंस इन अलाइनमेंट की बात कर रहा है। देखिए इसमें डिफरेंस इन द अलाइनमेंट की अगर बात कर रहा है तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि काहे की बात कर रहा है, ये ग्रेओन्स की बात कर रहा है। क्यों बात कर रहा है? क्योंकि ग्रेओन्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अट्रैक्टिंग, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? रिपेलिंग होता है ना, रिपेलिंग होता है। अगर दो प्रकार के ग्रेओन्स है तो अट्रैक्टिंग का काम क्या होता है? ये क्या करता है? ये डाउनस्ट्रीम की तरफ पॉइंट करता है, और ये क्या करता है? ये अपस्ट्रीम की तरफ पॉइंट करता है। रिवर के बेड के साइड में इसको लगाया जाता है, ऐसे करके, ऐसे करके। क्यों किया जाता है? मेनली इसका क्या होता है? रिवर की ड्रिफ्ट को प्रिवेंट करता है। क्या रोकता है? रिवर की ड्रिफ्ट को। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि रिवर को खिसकने से, अपना कोर्स चेंज करने से रोकता है कि रिवर जैसे ऐसे ऐसे बह रही है, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे बहने लगे। तो ड्रिफ्ट यूज उसको रोकने का काम करता है। दूसरी बात क्या करता है? सेडिमेंट जो होते हैं, जो भी हमारे पास सेडिमेंट होंगे, उनको क्या करता है? ट्रैप करता है ये। क्योंकि अगर रिवर में सारे सेडिमेंट बह जाएंगे तो यहाँ तो कुछ बचेगा ही, धीरे धीरे मिट्टी कटने लगेगी। इसलिए सेडिमेंट ट्रैप करता है ताकि ये कोने की मिट्टी ना कटे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें ये करता है। इसका काम क्या है? रिवर ड्रिफ्ट को रोकता है, सेडिमेंट ट्रैप करता है। बाकी दो प्रकार के होते हैं, अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग। ये छोटी छोटी बातें आपको जानना जरूरी थी। इसका ऑप्शन है सी। इजी क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट जल्दी मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ खास जानने वाली चीजें नहीं, जो चीजें जरूरी हैं वो मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म किए दे रहा हूँ। ठीक है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है द टेस्ट कॉमनली अडॉप्टेड, या टेस्ट की बात कर रहा है। कौन से टेस्ट की बात कर रहा है? बिटुमिन के। तो द टेस्ट कॉमनली अडॉप्टेड टू डिटरमाइन द ग्रेड ऑफ द बिटुमिन। अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रेड ऑफ द बिटुमिन के लिए हम कौन का टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बिटुमिन में कौन कौन से टेस्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सारे टेस्ट पता होना इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है वो। सबसे पहला आपका कौन सा? पेनिट्रेशन टेस्ट की बात अगर हम करेंगे, एक टेस्ट होता है ये पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। यही आपका टेस्ट होता है ग्रेड ऑफ द बिटुमिन के लिए। क्या होता है? ग्रेड ऑफ द बिटुमिन के लिए यही टेस्ट होता है। अब इस टेस्ट में क्या है? इसकी दो वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, एक बाय 30/40 की वैल्यूज, और दूसरी है कौन सी? 80/100 की वैल्यूज। आपको यह पता होना चाहिए कि 30/100 जो होती है वो हॉट क्लाइमेट के लिए यूज होती है। अच्छा एक चीज और, इसकी यूनिट क्या होती है? मतलब किस यूनिट में मेजर किया जाता है? तो ये किया जाता है 1 अपॉन क्या 1/10 mm में मेजर किया जाता है ये। तो ये चीजें आपको पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में जानना जरूरी थी। दूसरे टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है डक्टिलिटी टेस्ट। इसमें कुछ जानने वाला ऐसा खास है नहीं। ठीक है, इसमें ब्रिकेट बनता है, मतलब वही एक ब्रिकेट टाइप का बनता है, बॉक्स ऐसे स्ट्रक्चर टाइप का बनता है ब्रिकेट ब्रिकेट। और इस पे आपका टेस्ट किया जाता है डक्टिलिटी। ठीक है, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना जानना इंपॉर्टेंट है कि 45 ग्रेड के लिए, कौन सा ग्रेड? ग्रेड 45 के लिए जो डक्टिलिटी होती है 75 सेंटीमीटर। ठीक, इतना जान लीजिए, बस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत है मतलब। उसके बाद टेस्ट आता है हमारा तीसरा, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। क्या आता है? सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। ये क्या टेस्ट है? ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो ये टेस्ट जो आपका, ये टेम्परेचर के लिए मेजर किया जाता है। काहे के लिए टेम्परेचर किया जाता है? कौन सा टेम्परेचर? जहां पे बिटुमिन जो है, बिटुमिन जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट। बिटुमिन आपको पता है तारकोल, तारकोल की बात कर रहा है। अब अगर तारकोल की बात करें तो गर्म हो जाता है ना, गर्म करते हैं तो बिल्कुल लिक्विड जैसा हो जाता है। तो वो पॉइंट जहां पे वो सॉफ्ट हो जाए, टाइट होता है वैसे जनरली, लेकिन जब गर्म करते हैं तो ढीला पड़ जाता है। तो वो पॉइंट जहां पे बिटुमिन हमारा सॉफ्ट हो जाए उसे कहते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट। इसके लिए अपरेटस यूज करते हैं कौन सा? ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए रिंग, सॉरी यहां पे लिखता हूं, रिंग एंड बॉल अपरेटस यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है यार? ये पेन, एक मिनट। हाँ, रिंग एंड बॉल अपरेटस इसके लिए यूज किया जाता है। अच्छा, ये सॉफ्टनिंग पॉइंट का टेम्परेचर कितना होता है? 35 डिग्री टू 70 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। तो ये इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि अपरेटस कौन सा यूज होता है, दूसरी चीज क्या है? टेम्परेचर कौन सा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपके हो गए तीन प्रकार के टेस्ट।
उसके बाद एक और टेस्ट की बात करेंगे आगे हम लोग। वो टेस्ट है आपका कौन सा टेस्ट है, फ्लैश एंड फायर टेस्ट, ये वाला लास्ट वाला, ये वाला। तो फ्लैश एंड फायर टेस्ट की बात करेंगे हम लोग। इसमें क्या होता है, देखिए फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे जो बिटुमिन की फ्यूम होती हैं वो फायर कैच कर लेती हैं। फ्यूम्स मतलब धुआं जो होता है उसको वो फायर कैच कर ले, उसे कहते हैं फ्लैश पॉइंट। और जहां पे बिटुमिन डायरेक्ट आग लग जाए उसे कहते हैं फायर पॉइंट। अब वो जो फ्लैश पॉइंट आपका होता है वो जनरली आपका 175 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। जो फायर पॉइंट होता है वो आपका 2 to 5 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। ठीक है, इसके लिए भी अपरेटस जो है वो इंपॉर्टेंट है। कौन सा यूज होता है, पेंस्की, सॉरी ये स्पेलिंग गलत है, पेंस्की मार्टिन अपरेटस यूज होता है। नाम इतना याद रखिए, पेंस्की मार्टिन अपरेटस यूज होता है। इसमें ओपन कप और क्लोज कप भी होता है, लेकिन उसका जानने की जरूरत नहीं, आप ये जानिए पेंस्की मार्टिन यूज होता है। उसके बाद लास्ट सेट हमारा कौन सा आता है, वाटर कंटेंट। कौन सा, वाटर कंटेंट। तो बिटुमिन में आप इतना जानिए कि वाटर कंटेंट जो होना चाहिए वो लेस देन कितना चाहिए, 0.2% बाय क्या, वॉल्यूम नहीं, बाय वेट। तो 0.2% बाय वेट होना चाहिए आपका क्या, वाटर कंटेंट। इससे कम होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। देखिए लेस देन लिखा है ना। तो ये टेस्ट होते हैं सारे। अब इसमें क्या पूछ रहा है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, सॉरी ग्रेड ऑफ बिटुमिन के लिए कौन सा टेस्ट है, तो इसके लिए पेनिट्रेशन टेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझाना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि सारे टेस्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे उतरते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा आसान है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें कभी कभी बच्चे फंस जाते हैं। वो कह रहे थे लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट ऑफ द क्ले मटेरियल। ये लिक्विड लिमिट दी है, ये आपको प्लास्टिक लिमिट दी रिस्पेक्टिवली कह रहा है इसीलिए। एंड द एक्टिविटी ऑफ द क्ले मटेरियल पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है आपसे, वो एक्टिविटी पूछ रहा है कब, जब 20% बाय वेट ऑफ द पार्टिकल आर लेस देन 2 माइक्रॉन। 2 माइक्रॉन का क्राइटेरिया क्या है, ये 2 माइक्रोन का क्राइटेरिया ये है कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो क्ले पार्टिकल्स है ना, यही तो यूज करते हैं। एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिविटी परसेंट आईपी अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स, यही तो फॉर्मूला होता है। इसी में अप्लाई करेंगे। एक्टिविटी इज इक्वल टू आईपी क्या होता है, आईपी होता है हमारा लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट और परसेंटेज ऑफ, ये हमें दिया हुआ है, देख लेते हैं कितना है। लिक्विड लिमिट कितनी, 45 माइनस 25, प्लास्टिक लिमिट हमें दे रखी है, अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 1 आ जाएगा। देख लीजिए भाई, 45 माइनस 25 इज 20 और ये भी 20, दोनों को काटेंगे आएगा 1। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक सिंपल क्वेश्चन था। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है, क्या है वो आपसे कभी कभी पूछता है क्या, कंसिस्टेंसी लिमिट। तो इसका फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी। बहुत सिंपल है याद करने का तरीका, देखिए जो चेंजेस होंगे वो ऊपर होंगे। तो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। अब ये जो होता है ये क्या होता है, ये आईपी भी होता है, आपको पता ही होगा, है ना, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहलाता है। इसी का उल्टा होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में क्या करते हैं, डब्ल्यू जो नेचुरल हमें दिया है वो पहले लिखते हैं माइनस डब्ल्यू एल अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, सॉरी यहाँ डब्ल्यू पी होगा, हाँ डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। तो ये फॉर्मूले दो हैं जो कि पूछ लेता है वो अक्सर घुमा घुमा के, तो आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। या क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर जाएंगे आज। तो कहेगा कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग करेक्शंस, करेक्शन की बात कर रहा, मतलब क्वेश्चन किसका है, सर्वे का क्वेश्चन है। ये सर्वे बड़ा टेढ़ा टॉपिक पड़ जाता है, बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है जे के एग्जाम में। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हो। करेक्शन का रिलेटेड तो क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। तो करेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कह रहा है करेक्शन फॉर टेप मेजरमेंट, किसके लिए, टेप मेजरमेंट के लिए कर रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्शन विच इज नॉट ऑलवेज निगेटिव। क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए फिर से, मैं क्लियर कर दे रहा हूं बोर्ड को। वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्शन विच इज नॉट ऑलवेज निगेटिव, मतलब ऐसा करेक्शन जो इनमें से निगेटिव हमेशा नहीं होता है। तो आपको ये आंसर तो फट से देख के पता चल जाना चाहिए ऑप्शंस में, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। सबसे पहले करेक्शन क्या होता है आपको ये जानना इंपॉर्टेंट। तो करेक्शन होता है ट्रू वैल्यू माइनस द वैल्यू यू हैव मेजर्ड, जो आपने मेजर्ड की है माइनस ट्रू। अब इसका एरर जो होता है ना, एरर कभी कभी एरर भी पूछ लेता है कि भैया इसमें तो एरर कौन सा है, तो वो करेक्शन का उल्टा होता है। मतलब अगर करेक्शन ये है तो एरर क्या होगा, मेजर्ड माइनस ट्रू, यही तो होगा एरर, तो ये एरर हो जाएगा। ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि करेक्शन क्या है और एरर क्या है। अब हम बात करेंगे एक एक क्या है की करेक्शंस की। तो करेक्शन ड्यू टू सैक की बात करेंगे। इसका फॉर्मूला सिंपल याद रखिएगा, क्या होता है, डब्ल्यू स्क्वायर एल नॉट क्यूब अपॉन 24 पी एम स्क्वायर। ये करेक्शन हमेशा निगेटिव होता है, ठीक। उसके बाद आता है हमारा करेक्शन ड्यू टू पुल। पुल क्या होता है,
तो पी एम माइनस पी नॉट इंटू एल नॉट अपॉन ए इंटू ई। ये करेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। क्यों निगेटिव हो सकता है? देखिए, अगर पीएम की वैल्यू ग्रेटर देन पी नॉट है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, अगर पीएम की वैल्यू लेस देन पी नॉट है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। पीएम क्या है? ये पुल है जो आप में दिया है, पी नॉट क्या है? जो पुल पहले से लगा है, ठीक है। उसके बाद अलाइनमेंट का करेक्शन जो होता है वो आपको सिंपली जाना जरूर, इसका फॉर्मूला जानना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नेगेटिव होता है। तो इन चारों में से अगर आप देखेंगे सैग नेगेटिव होता है, स्लोप ऑफ द टेबल नेगेटिव होता है। स्लोप करेक्शन मैंने आपको बताया नहीं बताया? एक मिनट रुकिए, स्लोप करेक्शन भी देख लीजिए। स्लोप करेक्शन है एच स्क्वायर अपॉन टू एल नॉट, और ये भी हमेशा नेगेटिव ही होता है। फॉर्मूला मैंने बताया एच स्क्वायर अपॉन टू एल नॉट। तो आपको ऑप्शन देख के समझ में आ रहा होगा कि सैग करेक्शन नेगेटिव होता है, स्लोप करेक्शन नेगेटिव होता है। पुल ही एक ऐसा है जो दो कंडीशन में बनाता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हमेशा नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, नॉट ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव नहीं होगा, कभी कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। तो फुल ऑप्शन हमारा बनता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अलाइनमेंट हमेशा नेगेटिव ही होता है, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन रहा। अब रहा क्वेश्चन नंबर 7 की बात। ये क्वेश्चन घुमा घुमा के भैया बहुत पूछता है एग्जाम में, आपको हमेशा कंफ्यूज करता है। आप बस इतना जानिए कि IS 875 दिया होगा आगे, और पार्ट दिए होंगे 1 2 3 4 तो क्या क्या किस पार्ट के लिए क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें 4 पार्ट्स में आपका क्वेश्चन डिवाइडेड होता है। देखिए जो आपका पार्ट 1 आता है कौन सा, मतलब IS 875 पार्ट 1 1987 की बात मैं कर रहा हूं। तो पार्ट 1 अगर है तो वो डेड लोड के लिए होता है। पार्ट 2 आपका किसके लिए होता है? वो लाइव लोड के लिए हो जाएगा। पार्ट 3 आपका किसके लिए होता है? वो विंड लोड के लिए एक्सक्लूसिव होता है। पार्ट 4 आपका किसके लिए हो जाएगा? ये होता है हमारा स्नो लोड के लिए, स्नो लोडिंग के लिए होता है, ठीक है। और पार्ट 5 आपका क्या होता है? जो भी अदर लोड कॉम्बिनेशन बनते हैं, कोई अदर लोड कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है तो उसके लिए हमारा पार्ट 5 होता है। अब ऑप्शन में क्या दिया है? 1 2 3 4 पार्ट दिए हैं, 4 ही पार्ट दिए हैं। तो इसमें से क्या ऑप्शन हो सकता है? आप ये देखिए ना किसके लिए पूछ रहा है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स की बात कर रहा है, प्रोवाइडर कैन बी इम्पोज लोडिंग के लिए पूछ रहा है। इम्पोज लोडिंग किसे कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो भैया इम्पोज लोडिंग जो है आपके वो लाइव लोड के कहते हैं। इम्पोज मतलब जो लगाई गई हो, तो लाइव लोड लगाई जाती है, डेड लोड पहले से होती है, विंड लोड लगाई जाती है। तो इम्पोज लोडिंग का क्या होगा कंडीशन? लाइव लोड। लाइव लोड के लिए कौन सा पार्ट होगा? पार्ट 2। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। डी देखिए है करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी करा रहा हूं ताकि वो वीडियो आपका कम टाइम में हो जाए और आपको चीजें टाइम बच के आप और भी रिवीजन कर पाए अपना। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करता हूं। तो कह रहा है इन अ लेवलिंग सर्वे वर्क, सर्वे का लेवलिंग वर्क है, द फर्स्ट स्टाफ रीडिंग टेकन फ्रॉम द स्टाफ स्टेशन आफ्टर शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट एंड द लास्ट स्टाफ रीडिंग टेकन टू द स्टाफ स्टेशन बिफोर द इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड आर रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है? मतलब ये कह रहा है कि भैया वो पहली ऐसी रीडिंग कौन है जो शिफ्टिंग के बाद ली जाती है, और वो ऐसी शिफ्टिंग के बाद मतलब यहां पहले था अब शिफ्ट करा दिया यहाँ, ये जो रीडिंग है ये पूछ रहा है कौन सी ली जाती है पहले पार्ट में। और दूसरे पार्ट में ये है कि अब हमें यहाँ का काम खत्म हो गया, अब यहाँ से आगे शिफ्ट करना है, तो जो लास्ट रीडिंग आएगी हमारी इसी स्टेशन पे वो कौन सी होगी। वो दो रीडिंग हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। देखिए कभी भी हम सबसे पहली रीडिंग किसी भी लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल लेवल है, ठीक है, बेंचमार्क है हमारा ये, ठीक है। इस पे अगर हम रीडिंग लेंगे, सबसे पहली रीडिंग जो आएगी हमारी आएगी क्या? वो आएगी बैक साइड रीडिंग। फिर जो उसके बाद हम लोग रीडिंग लेते हैं, जितनी भी रीडिंग लेते हैं वो होती है क्या? इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। और मान लीजिए कि आपने 1 2 3 4 और एक 5 रीडिंग ली, और ये पांचवी रीडिंग आपकी आखिरी रीडिंग है, तो इसे आप लोग कहेंगे फोर साइड रीडिंग। ये आखिरी रीडिंग आपकी फोर साइड रीडिंग हो गई। अब आपने इंस्ट्रूमेंट उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। कहाँ पे शिफ्ट कर दिया? यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ये फिर आपका क्या हो गया? अब ये आपका बेंचमार्क हो गया। इस बेंचमार्क से आप क्या कैलकुलेट करेंगे? फिर बैक साइड कैलकुलेट करेंगे, और फिर आगे ऐसे ही इंटरमीडिएट साइड और लास्ट में फोर्थ साइड कैलकुलेट करेंगे। तो ये तरीका होता है कैलकुलेशन का लेवलिंग में। किसमें? लेवलिंग में। अब इसमें पूछ क्या रहा है आपसे? पूछ ये रहा है द फर्स्ट स्टाफ रीडिंग टेकन टू द स्टाफ स्टेशन आफ्टर द शिफ्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जब शिफ्टिंग हो चुकी है, मैं आपको पेन से करके दिखाता हूँ ब्लैक कलर के, हाँ, जब शिफ्टिंग हो चुकी है तो पहली रीडिंग कौन सी लेंगे? ऑब्वियसली बैक साइड रीडिंग लेंगे। तो अब पहला क्या होना चाहिए? पहले क्या होना चाहिए? बैक साइड, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या पूछ रहा है? लास्ट स्टाफ रीडिंग, लास्ट स्टाफ रीडिंग पूछ रहा है स्टेशन बिफोर द इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड। अब जो इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है, मान लीजिए यहां शिफ्ट हुआ था, उससे पहले जो लास्ट रीडिंग कौन सी थी? वो फोर साइड थी।
तो भैया दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फोर साइड। तो जहां बैक साइड और फोर साइड का कॉम्बिनेशन बन रहा वही होगा। तो ये बैक साइड इंटरमीडिएट साइड है, क्या है ये, बैक साइड और इंटरमीडिएट साइड है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये इंटरमीडिएट और साइड और बैक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बैक और फोर साइड है, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका है बिल्कुल सही आंसर होगा। चेक कर लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कोर वाटरिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी रिसेंट में यूकेपीएससी एई में भी आया है और पिछली बार जेई में भी आया था, ठीक है। और एसएससी में तो कईयों बार आ चुका है, मतलब पूछता ही रहता है कोर वाटरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। और बस ऑप्शन में फेरा बदली करता है, वो सिर्फ ऑप्शन चेंजेस करता है और क्वेश्चन सेम रहता है। कोर वाटरिंग इरिगेशन इज डिफाइंड एज, पूछता है सीधे सीधे, कोर वाटरिंग इन इरिगेशन इज डिफाइंड एज। अब इसमें देख लेते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी कोर वाटरिंग होती क्या है। देखिए कोर कह रहा है ना, कोर मतलब मेजर पार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब क्रॉप्स होती हैं आपकी, आपने यहाँ पे ये लैंड है आपका, यहाँ पे बीज आपने बो दिया, ठीक है। अब बीज बोने के बाद कुछ समय बीता और ये पेड़ हल्का सा निकल आया। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, या नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं कि कभी भी आप सीड ग्रो करते हैं तो पानी का जो भी पानी आप डालते हैं तो वो इतना रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती है। सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कब होती है, जब वो फ्यू सेंटीमीटर्स, कुछ सेंटीमीटर्स का जब पेड़ बन जाता है तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। तो वहीं पे हम लोग कोर वाटरिंग करते हैं, क्योंकि भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना कोर। कोर मतलब ये के ओ आर समझ लीजिए, सी ओ आर ई, इससे याद कर लीजिए आप। कोर मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कोर वाटरिंग हम लोग कब करते हैं, जब प्लांट फ्यू सेंटीमीटर्स हाइट पे आ जाता है तब हम लोग कोर वाटरिंग करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है इससे अलग, एक आता है पेलियो इरिगेशन। क्या आता है, पैलियो या पेलियो कुछ भी कह लीजिए आप, इसे पैलियो कहते हैं। वो यूपीएससी एई में अभी आया था इस बार। उसमें क्या होता है, व्हाट इज पैलियो इरिगेशन। ये क्या होता है ना, कि जब हम बीज लगाते हैं, बीज लगाने से पहले मान लीजिए लैंड हमारा गीला नहीं है, कुछ मतलब उपजाऊ नहीं है, उसकी गुड़ाई करनी है, हमें कुछ भी करना है, तो थोड़ा सा इरिगेशन हम पहले से कर देते हैं। इस पे क्या करते हैं, पानी हम थोड़ा पहले से ही डाल देते हैं। पानी डालने की वजह से क्या होता है, ये लैंड अब तैयार हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, किसके लिए, सोइंग करने के लिए, बोने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जो इरिगेशन हम पहले करते हैं बीज बोने से पहले, उसे हम लोग कहते हैं पेलियो इरिगेशन या पैलियो इरिगेशन। अब कोर वाटरिंग की यहाँ पे बात कर रहा था, तो फर्स्ट वाटरिंग विच इज गिवन टू द सीड सोन इन द प्लॉट ऑफ जर्मिनेशन। सीड सोन के टाइम पे नहीं करते हैं, सीड सोन के टाइम पे नहीं, सीड सोन के बाद जब फ्यू सेंटीमीटर हो जाता है तब करते हैं कोर वाटरिंग। तो कह रहा था उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, ये तो गलत हो गया। द फर्स्ट वाटरिंग विच इज गिवन टू द क्रॉप व्हेन द क्रॉप इज फ्यू सेंटीमीटर हाई, ये सही ऑप्शन है इसका। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन के टाइम की बात नहीं की और ट्रांसप्लांट ये भी है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये न्यूमेरिकल आप ये समझिए कि एग्जाम में वो पूछ ही लेता है, बड़ा इजी न्यूमेरिकल है, ऐसा नहीं कि कुछ खास है इसमें, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। बच्चे इतना इतना जो इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ देख के डर जाते हैं, उनको लगता है इतने कम टाइम में ये हम कैसे करेंगे, और उनका लगना भी जायज है। लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आपको आता है, आपने किया है प्रैक्टिस, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्या कह रहा है देखते हैं। एयरपोर्ट रनवे है और एयरपोर्ट रनवे फिल कह रहा है नीड्स इतना मीटर ऑफ सॉइल, ठीक है, ऑफ सॉइल कॉम्पैक्टेड टू द वॉइड रेशियो इतना, मतलब जो सॉइल हमें रिक्वायर्ड है इतनी मीटर क्यूब है, ये मीटर नहीं है। और वॉइड रेशियो उसका इतना है। द रिक्वायर्ड सॉइल टू बी टेकन फ्रॉम द बरो पिट हैविंग इन सीटू वॉइड रेशियो दिस इफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज दिस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द फिलिंग वर्क। अब देखिए क्या कह रहा है कि हमें एयरपोर्ट का एक रनवे है, ठीक है, मतलब एक कंस्ट्रक्शन साइट है हमारी, उसके लिए हमें मिट्टी की जरूरत है। किसकी जरूरत है, सॉइल की जरूरत है। बहुत अच्छी बात है। अब सॉइल कहां से आएगी भैया, कहीं से गड्ढा खोदेंगे तभी तो आएगी। तो मान लीजिए ये गड्ढा हमने खोदा, यहां से हमने कुछ सॉइल जो है निकाली, ठीक है, उसका जो वॉइड रेशियो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, 0.8। अब ये सॉइल हम उठा के यहाँ पे ले जाएंगे, कहां पे, साइड पे अपनी, जहां पे रनवे बन रहा है। क्या बन रहा है, हमारा रनवे बन रहा है। तो यहाँ पे जो वॉइड रेशियो हमारा होना चाहिए वो 0.7 होना चाहिए, ठीक है। ये इतनी सी बात ये कह रहा है, और ये कह रहा है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कितनी है, 10 रुपए पर मीटर क्यूब है, मतलब 1 मीटर क्यूब पे 10 रुपए कॉस्ट आ रही है। तो हमें ये निकालना है कि कितने रुपए लगेंगे, टोटल कॉस्ट निकालनी है हमें, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए, 10 रुपए तो हमको दिया है, लेकिन मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम हमारे पास नहीं है।
क्या नहीं है? वॉल्यूम हमारे पास नहीं है। क्या नहीं है? किसकी वॉल्यूम नहीं है? अच्छा, हमें ये तो पता है कि एयरपोर्ट में जो फिल है, मतलब ये जो भाई ये क्या है हमारा, ये हमारा पिट है, जहां से खुदाई होगी। ये क्या है हमारा? ये फिल है जिसे साइड कहते हैं। ये जो वॉल्यूम ऑफ द फिल है ना हमारे पास, ये तो हमें पता है कि हमारे पास कितना है, 8,50,000 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास है। बट हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पे वॉल्यूम कितनी है। भाई फिलिंग वर्क के लिए रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड तो यही है ना, यहां से नहीं लेंगे तो इसकी कॉस्ट हमें निकालेंगे, यहां से यहां ट्रांसपोर्ट करेंगे, वही कॉस्ट हमें निकालनी है। तो यहां से जितनी मिट्टी जाएगी, ये वॉल्यूम जो पिट की होगी वही मेन वॉल्यूम होगी, उसी को हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई 0.1 से 0.2 पे ले जाने के लिए मिट्टी की कॉस्ट क्या आ रही है। ये एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट था कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इनटू 1 प्लस ई। अब ये फॉर्मूला बना कहां से? ये फॉर्मूला बना है आपके दो फॉर्मूले से मिलके। एक तो है आपका ये वाला फॉर्मूला, और दूसरा है आपका फॉर्मूला ये वाला कि हाँ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। इन दोनों फॉर्मूलों को कंबाइन करके ये फॉर्मूला बना है कि वी टोटल इज इक्वल टू वी ऑफ सॉलिड अपॉन 1 प्लस सी। अब आपको ये बात पता होना चाहिए, या पता है, कि जब हम पिट से लेंगे और जब हम फिल में भरेंगे, जो भी वॉल्यूम आई है हमारे पास, उनका दोनों का क्या सेम रहेगा? एक चीज सेम रहती है दोनों की, वो होती है वॉल्यूम ऑफ क्या? सॉलिड्स। भाई मिट्टी में सॉलिड के कण तो नहीं कम हो जाएंगे ना, सॉलिड के पार्टिकल्स तो सेम रहेंगे। वॉइड में चेंजेस आ जाएंगे क्योंकि वॉइड रेशियो चेंज हो रहा है, तो वॉइड में चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन सॉलिड सेम रहेंगे। तो ये हमारा स्टैटिक है। इसमें क्या स्टैटिक है? अब इसी का यूज हम लोग करेंगे और दिमाग लगाएंगे क्या करना है। देखिए, हमें ये फिल की वॉल्यूम दे रखी है, कितनी दे रखी है फिल की? तो वॉल्यूम ऑफ द फिल हमें दे रखी है 8,50,000 मीटर क्यूब। बहुत अच्छी बात है ये। तो वॉल्यूम ऑफ द फिल लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? 8,50,000 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन 1 प्लस कितना दिया है फिल के लिए? 0.7। ठीक है, अब इसी को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे? वॉल्यूम ऑफ क्या? पिट, जो हमें निकालनी है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन 1 प्लस कितना दिया है इसका 0.8 दिया है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये तो आपका कट जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पिट आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पिट आपकी कितनी आएगी? 9 लाख आएगी। और जब इस 9 लाख को, मीटर क्यूब में है ये, जब आप इस 9 लाख को टोटल कॉस्ट निकालने के लिए करेंगे तो 10 रुपीज क्या था? 10 रुपीज पर मीटर क्यूब रेट था हमारे पास। देखिए यहां दिया ना, कहाँ, ये देखिए, 10 रुपीज पर मीटर क्यूब। तो 90,000 हमारे, सॉरी 9 लाख हमारी वॉल्यूम है। 9 लाख है ये, सॉरी गलत हो गया, हाँ। इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा? 90 लाख क्या रुपीज में आएगा आंसर, क्योंकि क्या पूछा है आपसे? रुपीज में पूछ रहा है कॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ये तरीका इसमें यूज करते हैं कि क्या फॉर्मूला लगाते हैं? वॉल्यूम टो सॉरी फिर से मैं फॉर्मूला आपके लिए लिखे दे रहा हूं कि वॉल्यूम टोटल जो भी है, फिल की या पिट की, किसी की भी हो सकती है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू 1 प्लस ई। वही यूज करेंगे जो हमें किसी एक के लिए दिया। अगर पिट का है तो पिट के लिए यूज करेंगे, और अगर फिल का है तो फिल के लिए यूज करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है ये वाला, 90 लाख। हाँ। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा आपको फंसाता है, घुमाता है, क्योंकि इसमें क्या है ना, बहुत चीजें आती हैं, छोटी 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 चीजें। डिस्कस करते हैं क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इफ पी, पी हमारा इंटरनल प्रेशर है, डी हमारा डाया है, और टी हमारी थिकनेस है। थिकनेस काय की है? वॉल की। किसकी? थिन सिलेंड्रिकल शेल और थिन स्फेयर। स्फेयर, स्फेयर भी कह सकते हैं इसको, बताइए आप। नहीं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो शेल होती है, सिलेंडर भी कहते हैं इसे, और दूसरा होता है स्फेयर। ये दो हमारे पास रहते हैं सेक्शन। अब पहले हम किसकी बात करेंगे? शेल की बात कर लेंगे सबसे पहले। तो शेल में आपको अगर बात करें तो शेल क्या चीज है? शेल थिन कोई भी चीज होगी तो उसमें थिकनेस क्या होगी? थिकनेस होगी 1/10 से लेकर 1/15 टाइम्स ऑफ क्या? डाया। तो ये क्या चीजें क्या कहलाएंगी आपकी? थिन कहलाएंगी। थिक होगी तो उससे ज्यादा ये इक्वल टू हो जाएगी। ठीक है, थिक के केस में ग्रेटर देन इक्वल टू वाला ये सेम फंडा हो जाता है। अब हम बात करते हैं शेल की। शेल में आपके पास देखिए दो चार फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। एक आपका हुक स्टेप्स है और एक आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ये दो इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है।
क्या है, पीडी अपॉन 2t है। इसका क्या है, पीडी अपॉन 4t है। सिंपल सा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इनमें क्या होता है, इनका स्ट्रेन भी बनता है, ये लीजिए क्या होगा, सिंपल है, पीडी अपॉन 4t इंटू 2 माइनस म्यू। लॉन्गिट्यूडनल क्या हो जाएगा, सेम, पीडी अपॉन 4t इंटू 1 माइनस 2 म्यू। और यही अगर वॉल्यूमेट्रिक की बात कर ले तो ये क्या हो जाएगा, पीडी अपॉन 4t, पीडी अपॉन 4t इंटू 5 माइनस 4 म्यू। ये आपका 3 फॉर्मूले होगा, किसके लिए, शेल के लिए। अब स्फेयर की बात कर लें थोड़ी सी। तो अगर हम स्फेयर की बात करते हैं, काय की बात करते हैं, स्फेयर की, तो यहां भी हूप स्ट्रेस होगा, क्या होगा यहां पे, लेकिन हो जाएगा पीडी अपॉन 4t। ठीक है, क्या हो जाएगा, पीडी अपॉन 4t हो जाएगा। यहां पे अगर हूप स्ट्रेन की बात करें तो क्या हो जाएगा, पीडी अपॉन 4t इंटू 1 माइनस म्यू। और यहां पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, 3pd अपॉन 4t इंटू 1 माइनस म्यू। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन, 3 टाइम्स ऑफ हूप स्ट्रेन। ये हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं 5-6 जो हमें पता होने चाहिए, खासकर ये हूप स्ट्रेन में डिफरेंस। यहाँ पीडी अपॉन 4t होता है, वहीं किसमें, शेल में कितना होता है, पीडी अपॉन 2t हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब वो पूछ रहा है आपसे हूप स्ट्रेस की वैल्यू किसके लिए, थिन सिलेंड्रिकल शेल के लिए। शेल के लिए क्या होता है, पीडी अपॉन 2t। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो पीडी अपॉन 2t, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है मैच द टाइप ऑफ स्टिफनेस प्रोवाइडेड इन लिस्ट 1 विद द रिक्वायरमेंट टू बी सेटिस्फाइड इन द लिस्ट 2। मतलब आपको मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन मैंने आपके इसमें इसलिए डाला है बिकॉज आपको स्टिफनेस की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा स्टिफनेस क्या चीजें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि एक बार स्टिफनेस की कहानी समझ लेते हैं। तो आपका इंटरमीडिएट स्टिफनर एक होता है, क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टिफनर होता है। पेन का कलर चेंज कर लो, बहुत चमकता है। तो ये किस लिए यूज होता है, ये समझ लीजिए, ये होता है बकलिंग ड्यू टू शेयर को इंप्रूव करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर आता है, ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर आता है। इसका यूज क्या होता है, सॉरी ट्रांसवर्स नहीं, एक मिनट, ये पूरा ये इंटरमीडिएट ट्रांसफर वेब स्टिफनर कहते हैं। मतलब इंटरमीडिएट तो है ही, बीच में तो लगा ही है स्टिफनर, ये हमारा गर्डर है तो बीच में लगा है, लेकिन ट्रांसफर्स में लगा है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर जो होता है बकलिंग इंप्रूव करता है, किसके, शेयर की वजह से अगर बकलिंग है तो उसको रोकेगा, इंप्रूव करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लोड कैरिंग स्टिफनर। क्या आता है, लोड कैरिंग स्टिफनर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है भाई, ये ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है कि इस पर क्या लोड लगेगा। तो जो भी कंसंट्रेटेड लोडिंग होती है, कौन सी लोडिंग, कंसंट्रेटेड लोडिंग होती है, उसकी बकलिंग को रोकने के लिए काम आता है। कौन सी बकलिंग, लोकल बकलिंग। कहां पे, वेब, वेब पे। अगर आप वेब को नहीं पता आपको वेब क्या होता है, तो अगर हम ये टी सेक्शन नहीं आई सेक्शन बनाते हैं मान लीजिए, तो ये जो पोर्शन हमारा है, ये वाला पोर्शन, ये हमारा वेब कहलाता है, ठीक है। तो ये कंसंट्रेटेड लोडिंग काम आती है क्या, लोकल बकलिंग और वेब को प्रिवेंट करने के लिए। लोडिंग स्टिफनर्स, लोड कैरिंग स्टिफनर जो हमारे हैं वो किस लिए आते हैं, कंसंट्रेटेड लोडिंग की वजह से जो भी हमारा लोकल बकलिंग और वेब होती है उसको रोकने के काम आती है। बियरिंग स्टिफनर होते हैं, क्या होते हैं, बियरिंग, इनका काम क्या होता है, ये प्रिवेंट करते हैं क्रशिंग ऑफ वेब को, लोकल क्रशिंग ऑफ वेब को प्रिवेंट करते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग उसके नोट्स बना लीजिएगा, अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो ये लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आखिरी टाइम में तो बहुत काम आने वाले हैं, क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसका डायगोनल आपका आता है, डायगोनल स्टिफनेस क्या होता है, ये लोकल रिइंफोर्समेंट ये क्या करते हैं, ये करते हैं लोकल रिइंफोर्समेंट प्रिवेंट करते हैं। जो भी आपका लोकल बकलिंग आता है उसको प्रिवेंट करते हैं, कहां से, वेब पे। किस वजह से, शेयर की वजह से, या फिर किसकी वजह से, बियरिंग की वजह से, जो भी आपके बकलिंग होगी उसको प्रिवेंट करते हैं। फिर आपका आता है टॉर्सन। टॉर्सन क्या होता है, अच्छा, ये टॉर्सन से नाम समझ में आ रहा है, टॉर्सनल रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं।
या कह लीजिए टॉर्सनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लास्ट आपका एक है टेंशन स्टिफनेस। ये क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं टेंसाइल फोर्सेस कहां से, फ्लेंज से, ये आपका फ्लेंज होता है, फ्लेंज से वेब की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहां से करते हैं, फ्लेंज से वेब की तरफ करते हैं। तो ये टेंसाइल फोर्सेस को फ्लेंज से वेब की तरफ ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये आपके सारे स्टिफनेस हो गए कि क्या क्या स्टिफनेस है, उनका क्या क्या यूज है। थोड़ा पीछे आते हैं, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या है और कैसे है। सो लिस्ट वन में हमारा दिया है इंटरमीडिएट स्टिफनेस, पहले दिया इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनेस, किस लिए काम आता था ये बकलिंग स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के काम आता था, किसमें, शियर में। देख लीजिए कौन सा, इंप्रूव द प्रोवाइड द लोकल वेब रिइंफोर्समेंट, नहीं, इंप्रूव द बकलिंग स्ट्रेंथ ड्यू टू सिलेंडर, ऑप्शन नंबर 2। तो बी का हमारा क्या बन गया, 2 बन गया, बन गया। अब आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका। लेकिन फिर भी आगे सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, है ना। लोड कैरिंग स्टिफनेस क्या करते थे, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। लोड कैरिंग स्टिफनेस कंसंट्रेटेड लोडिंग, लोग मतलब लोकल वेब बकलिंग को प्रिवेंट करते थे। देख लेते हैं, टू प्रोवाइड अ लोकल वेब रीइंफोर्समेंट टू द वेब अंडर द शियर एंड बेरिंग, शियर एंड बेरिंग तो नहीं है, प्रिवेंट द लोकल वेब बकलिंग ऑफ द ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोडिंग। ये देखिए लोड बेरिंग का आ गया, तो सी का 3 हो गया हमारा, ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल सही मैच कर रहा है। अच्छा, उसके बाद बेरिंग स्टिफनेस में क्या था, शियर और बेरिंग की वजह से होता था, तो ई का हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो जाएगा, ई का 1 हो जाएगा। लास्ट में डायगोनल स्टिफनेस क्या करते थे, बताइए क्या करते थे, देखिए ना, डायगोनल स्टिफनेस लोकल वेब प्रिवेंट करते थे शियर और बेरिंग की वजह से। एक मिनट, आई थिंक कंफ्यूजन हो गया है, वन सेक, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, फिर से लिखते हैं थोड़ा सा। ओके, देखिए आपका इंटरमीडिएट क्या प्रिवेंट करता था, शियर की वजह से वेब बकलिंग, ठीक है। तो बी का तो आपका हो गया 2। उसके बाद लोड कैरिंग क्या करते थे, जो कंसेंट्रेटेड लोड होती थी उसकी वजह से बकलिंग को प्रिवेंट करते थे, तो सी का आपका 3 हो जाना चाहिए था, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका बेरिंग स्टिफनेस क्या करते थे, एक तो इसमें ए बी सी करके नहीं लिखा है, बी सी डी ई लिखा है, बी सी डी, हाँ ऑप्शन बी बी सी डी में दिए गए हैं, वही कंफ्यूजन हो रहा था। अच्छा, बेरिंग स्टिफनेस आपके क्या करते हैं, आगे देखते हैं ना। बेरिंग स्टिफनेस क्रशिंग ऑफ वेब को प्रिवेंट करते हैं, तो बेरिंग स्टिफनेस प्रिवेंट द लोकल क्रशिंग ऑफ वेब, तो डी का आपका 4 हो जाएगा यहाँ पे, हाँ अब सही आ रहा है। और डायगोनल की अगर बात करें तो क्या करते थे, ये देखिए डायगोनल आपका बेरिंग और शीयरिंग की वजह से लोकल वेब बकलिंग को प्रिवेंट करता था। तो ये देखिए डायगोनल स्टिफनेस और क्या, बेरिंग और शीयर, इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं ऑप्शन को 1। अब देखिए याद करने का तरीका क्या है ये भी बता दें आपको, इतनी चीजें तो याद नहीं रहेंगी ना सारी एक साथ ही, तो इंपॉर्टेंट चीज है कि याद कैसे रहेगा एग्जामिनेशन में बहुत थोड़े समय के लिए। तो देखिए पहली चीज तो ये है कि आपको सब चीजें पता हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना इंटरमीडिएट के लिए आप क्या रखें, सिर्फ शेयर। लेकिन याद रखिएगा कि बकलिंग स्ट्रेंथ है, इंप्रूव करने के काम आता है, ठीक है। लोड कैरिंग में क्या, कंसंट्रेटेड लोडिंग लगेगी, लोड से क्या है, लोड लगेगा, जो भी लोड बकलिंग की वजह से होगी, कंसंट्रेटेड लोडिंग की वजह से बकलिंग होगी, वो आपका लोड कैरिंग में आ जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग बेरिंग स्टिफनेस की, क्या है बेरिंग, मतलब जो कि बेयर कर रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यही कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगी कि ये बेरिंग आपको लगेगा शियर और बेरिंग की वजह से, लेकिन नहीं, बेरिंग स्टिफनेस क्या करते हैं, हमारा लोकल क्रशिंग ऑफ वेब को प्रिवेंट करते हैं ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोडिंग, याद रखिएगा। और वहीं पे डायगोनल स्टिफनेस क्या होते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं लोकल वेब रिइंफोर्समेंट अंडर शियर एंड बियरिंग। तो इस चीजों को याद करने का सिंपल तरीका, ये लास्ट वर्ड्स आप याद रखेंगे तो काफी चीजें हेल्प हो जाएंगी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट मतलब पता होना चाहिए कि कब हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट वर्ड से भी काम बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए सी है, सी, हाँ सी है, सी, ठीक। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए सीवर्स मस्ट बी चेक फॉर अ मिनिमम वेलोसिटी एज देयर एट देयर मिनिमम आवरली फ्लोज विच इज इक्वल टू, मतलब आपसे पूछ रहा है मिनिमम आवरली डिमांड, ये मिनिमम है, मिनिमम आवरली डिमांड आपसे पूछ रहा है, ये समझ में आ रहा क्वेश्चन से, ठीक है। बस देख लीजिए, अब ये डिमांड वाला भी फंडा आपको पता होना जरूरी है कि क्या चीजें कैसे होती हैं। तो पहले समझ लेते हैं, मिनिमम डेली डिमांड जो होती है आपकी क्या होती है, मिनिमम डेली डिमांड वो होती है 2/3 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड।
उसके बाद मिनिमम आपकी जो आर्ली डिमांड होती है वो क्या होती है, 1/3 इंटू एवरेज डेली डिमांड। उसके बाद आपकी मैक्सिमम डेली डिमांड आपकी जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है 2 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड। उसके बाद आपकी मैक्सिमम आर्ली डिमांड आपकी कितनी होती है, वो होती है 3 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड। इतना याद रखिए बस, इससे ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ये 4 फॉर्मूले हैं, इन्हीं में से घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है आपसे मिनिमम आवरली डिमांड कितनी होनी चाहिए आपकी, 1/3 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड। देख लीजिए 1/3 1/3 1/3 1/3 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये देखिए है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर मिक्सिंग एज अ कंक्रीट। कंक्रीट में मिक्सिंग करेंगे IS 456 2000 के अनुसार ऑर्गेनिक मैटर की लिमिट कितनी है, परमिसिबल लिमिट। तो देखिए परमिसिबल मैंने ऑर्गेनिक की क्यों जानी, आप सबकी जान लीजिए। सबसे पहले ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं, कितनी होनी चाहिए, 200 मिलीग्राम पर लीटर मैक्सिमम लिमिट है ये। पीपीएम में भी इसको लिख सकते हैं, किसमें, पीपीएम में भी आ सकता है, कंफ्यूज नहीं हुए, दोनों सेम है, वाटर के लिए दोनों सेम रहती हैं, बाकी चीजों के लिए बदलती हैं लेकिन वाटर के लिए दोनों सेम रहेंगी। और आपके एग्जामिनेशन मतलब किसमें, एसएससी में अगर आप देखें तो ये वाटर के लिए ही पूछेगा आपसे। उसके बाद आती है क्या, सस्पेंडेड मैटर, क्या आती है सस्पेंडेड मैटर कितना होना चाहिए आपका, ये आपका होना चाहिए 2000 मिलीग्राम पर लीटर। बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद क्या आता है, सल्फेट, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है और कभी कभी पूछ लेता है डायरेक्टली कि भैया सल्फेट में कितना होगा, घुमा घुमा के भी पूछता है, 400। फिर आता है क्लोराइड, क्लोराइड कंटेंट कितना होना चाहिए आपका। तो देखिए इसमें दो क्राइटेरिया है, उसका सवाल आता ही आता है, पक्का आता है, क्योंकि दो क्राइटेरिया है, पूछता ही पूछता है, क्या है जानते हैं। पहला क्राइटेरिया है ये, अरे यार पेन का कलर चेंज हो जाए, हाँ 500 है किसके लिए, आरसीसी के लिए, और कितना है 2000 है किसके लिए, पीसीसी के लिए। कंक्रीट के लिए पूछ रहा है ना, दो प्रकार की है यहाँ पे, 500 क्लोराइड आरसीसी के लिए है और 2000 क्लोराइड पीसीसी के लिए है। वहीं अगर इनऑर्गेनिक कंटेंट की बात करें, इसकी इनऑर्गेनिक की बात करें तो कितना होगा, 3000। ठीक, बस इतने ही आपको याद करने की जरूरत है। कंक्रीट में पूछ रहा है, इतनी जरूरत है। अब ऑर्गेनिक मैटर का लिए पूछ रहा है, परमिसिबल लिमिट कितनी होगी ऑर्गेनिक मैटर की, देखिए ना लिस्ट में बना है सब पूरा आपका, 200। 200 को हम सब ढूंढ लीजिए, 200, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करेंगे। वो कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो, पूछ रहा है आपसे फॉर द कंप्रेशन फ्लेंज। किसके लिए पूछ रहा है, कंप्रेशन फ्लेंज के लिए पूछ रहा है। अच्छा, स्टील सेक्शन में है, अगेंस्ट लेटरल टॉर्जनल बकलिंग के लिए पूछ रहा है, IS 800 700, मतलब स्टील का क्वेश्चन है ये, तो समझ में आ रहा होगा आपको किसका क्वेश्चन है, ये स्टील का क्वेश्चन है। सिलेंडरनेस रेशियो आपसे पूछ रहा है, मतलब लैम्डा पूछ रहा है। अब आपको पहले सबसे पहले जानना इंपॉर्टेंट ये है कि सिलेंडरनेस रेशियो अलग अलग चीजों के लिए क्या क्या होता है। तो वहीं से फिर से शुरू करते हैं दोबारा से ना, जैसे करते हैं हम लोग। तो देखिए अगर आपका लोड जो है वो कंप्रेसिव है और उसमें क्या लग रहा है, डेड लोड लग रहा है और लाइव लोड लग रहा है, तो सिलेंडरनेस रेशियो आपका 180 हो जाएगा। यहीं पे अगर आपका लोड क्या है, टेंशन मेंबर, आपका लोड नहीं टेंशन मेंबर है, यहाँ पे कंप्रेशन मेंबर था ऊपर, यहाँ पे टेंशन मेंबर है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है रिवर्सल हो रहा है स्ट्रेसेस का, किसकी वजह से, याद रखिएगा ये लोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, विंड या फिर अर्थक्वेक लोड की वजह से रिवर्सल अगर हो रहा है स्ट्रेसेस का, तो यहाँ पे 180 हो जाएगा। दूसरा तीसरा आपका क्या है कि यहाँ पे सेम वही कंप्रेसिव फोर्सेज हैं आपकी लगी हैं, किसकी वजह से, विंड या अर्थक्वेक लोड की वजह से, तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ऊपर वाले में क्या था, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस था, यहाँ पे सिर्फ विंड और अर्थक्वेक है, ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले में टेंशन था, यहाँ कंप्रेशन है। क्वेश्चन सॉरी पार्ट नंबर 4 में क्या है, पार्ट नंबर 4 में है कंप्रेशन टॉर्शनल, अगर आपकी लोड लगी है बकलिंग है तो कितना होगा, 300 हो जाएगा। वहीं अगर पांचवें नंबर की बात करेंगे, अगर आपका क्या होगा रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस नहीं है, नो रिवर्सल ड्यू टू विंड लोडिंग और अर्थक्वेक लोडिंग, तो यहां कितना हो जाएगा आपका, 350 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन, हमेशा ही टेंशन में रहेगा अगर,
तो क्या हो जाएगा 400। ये वैल्यूज आपको याद होना इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, कंप्रेसिव मेंबर है डेड लोड और लाइट लोड की वजह से, तो 180 है। दूसरा क्या हमारे पास टेंशन मेंबर है, रिवर्सल और स्ट्रेसेस हो रहा है विंड और अर्थक्वेक की वजह से, क्या होगा 180 हो जाएगा सेम। तीसरा है कंप्रेशन है, विंड और अर्थक्वेक लोड खाली लगे हैं 250 हो जाएगा। फिर कंप्रेशन टॉर्जनल के लिए कितनी है 300 है, यही पूछा गया था हमसे। रिवर्सल और स्ट्रेसेस नहीं है यहाँ पे और विंड और अर्थक्वेक लोड लगा है तो कितना होगा 350 हो जाएगा। ऑलवेज अंडर टेंशन है तो 400 हो जाएगा। इंपॉर्टेंटली आपको ये चार याद करने पड़ेंगे, पहला आखिरी का याद रहेगा, अक्सर आपको याद रहेगा। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन के हिसाब से तो यहाँ कंप्रेशन के लिए पूछ रहा है, टॉर्जनल बकलिंग के लिए तो हो जाएगा इसका 300। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। सो आज के लिए इतना ही वीडियो है, आपके लिए इतना ही कंटेंट है और 15 क्वेश्चन की सीरीज में आपके लिए लाता रहूंगा जब तक आपका एसएससी एग्जामिनेशन होने वाला है, उससे पहले पहले तक मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि आपके पास कम से कम 10 सेट्स पहुंच जाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में शेयर कर रहा हूं, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर है, आपको टाइम भी लगेगा हो सकता है वीडियो देखने में, लेकिन आप इस वीडियो को तभी देखें जबकि आप क्या है एक सीरियस एस्पिरेंट है। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तभी देखें, तभी आपको फायदा मिलेगा और ना आपको वेस्ट ऑफ टाइम लगेगा। दूसरी चीज, आप इस वीडियो को तभी देखें जब आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम है, क्योंकि क्या है ना, इस वीडियो को अगर आप जल्दी जल्दी में देखेंगे तो इससे बेटर ये है कि आप टेलीग्राम पे जाएं और वहां पे पीडीएफ को देख लें। जल्दी जल्दी के लिए वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आधा एक्सप्लेनेशन लेके आप जाएंगे कोई फायदा नहीं होगा एग्जामिनेशन में। एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए दिया है इसमें क्योंकि एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम्पल पीछे आए, अब यहां से आपके 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो आपसे ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी। जरूरी नहीं कि एक बार ये पूछ लिया तो हर बार यही पूछेगा। और पीछे आते हैं, इसमें आपसे इसका किसी का भी पूछ सकता है। और पीछे आते हैं, इसमें से किसी का भी पूछ सकता है। और आते हैं पीछे, स्टिफनेस के बारे में तो बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं घुमा फिरा के। कायदे से आपको इतने तो पता ही होने चाहिए कि कौन कौन से क्या क्या फंक्शन प्ले करते हैं। उसके पीछे आइए, हुप स्ट्रेस में बात करें तो देखिए कितना है इसमें, शेल के लिए है, उसके बाद क्या स्फेयर के लिए अलग है, पूरी गणित पता होनी चाहिए दोनों के लिए। और पीछे आइए, ये क्वेश्चन आपका सिंपल है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट इसलिए है ये। और पीछे आइए, कोर वाटरिंग, पेलियो और इरिगेशन, ये आपको पता होनी चाहिए। और इसमें एक होता है फील्ड कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, पढ़ लीजिएगा। फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट होती है वाटर की जो फील्ड में रिक्वायर्ड होती है। और पीछे आइए, ये देखिए बैक साइड इंटरमीडिएट साइड, अब आपसे वो इंटरमीडिएट का क्वेश्चन भी पूछ सकता था, बैक का भी पूछ सकता था, फोर का भी डायरेक्टली पूछ सकता था। मैंने आपको सारे बता दिए, पर आराम से आप देखिए कि कब चेंज हुआ है कब क्या है, ये चीजें आपको बता दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी भी पार्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 पार्ट है, 5 क्वेश्चन यहाँ पे। 6 में भी है यही सेम चीज है, देखिए अप्लाई होती ही होती जा रही है, आपको ये चीज दिख रही होगी। सो आपको ये बात इंपॉर्टेंट है जाननी कि ये चीजें जो हैं वो आपकी अप्लाई हो ही रही हैं। तो आप इन चीजों को करते रहिए, वीडियो को चलाते रहिए और जितनी बार आप वीडियोस को देखेंगे आपको उतना फायदा मिलेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर टुडे सेशन, और आई होप आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, चीजें समझने की कोशिश कर रहे होंगे। सीरियसली अगर आप तैयारी करें तो मेरी यही राय है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। आपके एग्जामिनेशन में आपको रियलाइज होगा जाके कि आपको इससे कितना फायदा प्रोवाइड हुआ है। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।